Hello, my dear students. This is Sahir Kamal, and I welcome you all to most trusted YouTube platform for UP Board English Medium students. So, last video you had on narration, and I hope that session will be very beneficial to you, and you got a number of things from that session. So, today this is the time for the synthesis. We are going to finish this topic in one shot. So, आज का topic synthesis जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और synthesis one of the most important and toughest टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. सो इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग सिंथेसिस करेंगे जहां पर हम बहुत सारी चीजें जानेंगे विद ईच एंड एवरी रूल, विद ईच एंड एवरी मेथड्स. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सिंथेसिस एंड देन वी विल डिस्कस इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज वी कैन पुट द सेंटेंसेस वी स्टडी अंडर दिस टॉपिक एंड देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड सो ऑन. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सिंथेसिस एंड देन वी कैन सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन आस्क इन द एग्जाम. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहां वन शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा टॉपिक मिलने वाला है. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. व्हाट इज सिंथेसिस? सबसे पहला सवाल होता है कि सिंथेसिस है क्या. सो माय डियर स्टूडेंट, यू जस्ट नो दैट सिंथेसिस इज द मेथड ऑफ forming one simple sentence, one compound sentence and one complex sentence. एक सेंटेंस फॉर्मेशन है जिसे हम कह सकते हैं जहां पर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जहां पर वन कंपाउंड एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और जहां पर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और इसी को हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं. एक्चुअली द होल टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस. सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पूरा टॉपिक का नाम है. केवल सिंथेसिस लिखेंगे तो शायद समझ में ना आए, बिकॉज सिंथेसिस इज डन ऑन मेनी थिंग्स. आप सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस सुनते होंगे, फोटो के साथ सिंथेसिस. अब फोटो के साथ का मतलब प्रकाश संश्लेषण, बट यहां पर प्रकाश संश्लेषण का कोई अर्थ नहीं है. Here we are forming, we are mixturing 2 or 3 sentences into one. एक सेंटेंस बनाते हैं 2 या 3 से ज्यादा सेंटेंसेस को मिला करके, इसीलिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहना सही होगा. और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में हम अगर कहें तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को जानना बड़ा जरूरी है. तो इसके लिए आप देख लें हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. ये कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को भी समझ ले. हम यहाँ पर 3 सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं और तीनों सेंटेंस हिंदी में भी लिखे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेटर कॉम्प्रिहेंशन, सो दैट यू can understand why and how we can connect 2 or 3 sentences into one, how we can form one simple sentence, one compound sentence and one complex sentence. तो देखा जाए it is the most important method of sentence making as it teaches us how to be contracted. सबसे important चीज है इसके बारे में ये जानना कि हमें सिंथेसिस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट रखने को सिखाता है. ब्रीफ, अपनी बातों को कम शब्दों में लिखना कैसे आए, ये हम सिंथेसिस से ही सीखते हैं. एंड मोर ओवर इट ऑल्सो teaches us how we should avoid the breakage in our tone, breakage in our conversation. अपनी कन्वर्सेशन में बिना ब्रेकेज के अपनी बात को कैसे कंटिन्यू की जाए, मतलब बड़े सेंटेंस कैसे बनाए जाए, ये भी सिखाता है. तो दोनों ही चीजें सिखाता है, अपने आप को ब्रीफ रखना और अपने आप को, अपने बातों को पूरा एक फ्लो के साथ बोलना, ये दोनों चीजें. इसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं. ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं कि मैंने एक सांप देखा, सांप काला था और वह तेजी से झाड़ियों में सरक गया. ये 3 सेंटेंस थे और हम 3 सेंटेंस को अलग अलग ट्रांसलेट भी कर लेते हैं. व्हाइल वी आर चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं तो हम लोग ऐसे मम्मी से कहते हैं, मम्मी कुत्ता था, मम्मी कुत्ता काला था, मम्मी उसके कुत्ते की पूंछ भी थी, मम्मी 4 पैर भी थे. तो ये जो बार बार सेंटेंस बोल रहे हैं, इसी जब हम आप बड़े हो जाते हैं, आप यू हैव ग्रोन ओल्डर इनफ, सो यू शुड बी वेरी कॉन्ट्रैक्ट टू टेल समथिंग. आपको कॉन्ट्रैक्ट होने पड़ेगा और सिंथेसिस यही आपको सिखाता है. अब ये 3 सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स हैं आप काउंट कर लीजिए. अब तीनों सेंटेंसेस को मिला करके अगर हम लिख दें और तीनों सेंटेंस का भाव सेंटेंस में आ जाए तो आप देखेंगे बहुत ही शॉर्ट हमने वो सेंटेंस लिखा होगा और बहुत कम वर्ड्स उसमें आएंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आई सॉ. ये कैसे लिखेंगे, आगे सारे मेथड्स हैं, बट यहां पर हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कैसे सिंथेसिस टीचेस अस हाउ टू बी कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीफ. हमें कॉन्ट्रैक्ट होना या ब्रीफ होना कैसे सिखाता है. आई सॉ अ ब्लैक स्नेक, हम लिख सकते हैं इसे आई सॉ अ ब्लैक स्नेक. स्लेप्ट इनटू है स्लीपिंग, इसको आप लिखेंगे स्लीपिंग, स्लीपिंग इनटू the bushes, bushes rapidly. ध्यान से देखें इस सेंटेंस में, जरा वर्ड्स काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
ऊपर के 3 सेंटेंस में काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां पर जो वर्ड्स काउंट है वो 14 है, यहां पर आई थिंक 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख पा रहे होंगे हमने 4 वर्ड कम कर दिए। कैसे कम कर दिए? दिस इज द ट्रिक, एंड दिस इज द ट्रिक ऑफ फॉर्मिंग वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग 2 और 3 सिंपल सेंटेंसेस। 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस लिखा जा सकता है। अगर हम केवल इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों सेंटेंस यहीं तक जुड़ गए। यहां पर स्नेक लिखा हुआ, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लग रही होगी, स्नेक, ठीक। ये अब देख पा रहे होंगे आई सॉ स्नेक, द स्नेक वॉज ब्लैक को हम सिंपल लिख सकते हैं आई सॉ अ ब्लैक स्नेक। यहां पर 8 वर्ड यूज किए गए, यहां पर 5 वर्ड यूज किए गए, और बाकी इट स्लेप इनटू द बुशेस। तो हमने क्या हटाया, क्यों हटाया, वजह क्या थी, इन सारी चीजों को डिस्कशन करना है। सेकेंड वाला, मैं बहुत थका हूं, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। अगर इस सेंटेंस को जोड़ना चाहे तो आप सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं, कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो लेट्स सी क्या बनाना है। आई एम वेरी टायर्ड एंड आई विल नॉट गो टू प्ले। अगर हम इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस बना देना है तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा? आप देखेंगे इस सेंटेंस में जितने शब्द हैं उनसे ज्यादा शब्द आ जाएंगे। आई एम वेरी टायर्ड सो आई विल नॉट go to play today। अब देखिए यहां पर हमने बिना अपने सेंटेंस के ब्रेक के, बिना सेंटेंस, यहां पर तो ब्रेक था, फुल स्टॉप लगा था, लेकिन अब हमने एक साथ बोला आई एम वेरी टायर्ड सो आई विल नॉट गो टू प्ले टुडे। मैं बहुत थका हूं इसलिए मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। यहां पर हमने क्या ऐड किया? एक कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन से दोनों सेंटेंस का जो ब्रेकेज था, जो दोनों सेंटेंस का पॉज था, उनके बीच में जो हल्का सा एक पॉज आ रहा था, एक फुल स्टॉप के रूप में या कॉमा के रूप में, वॉट एवर एक पॉज आ रहा था, वो पॉज खत्म कर दिया। बट सेंटेंसेस हैज वन मोर वर्ड। ऊपर वाले सेंटेंस में जितने वर्ड थे उससे ज्यादा एक शब्द आया और वो था कंजंक्शन। कभी कभी 2-3 वर्ड भी ज्यादा हो जाते हैं। सेंटेंस तो बड़ा हुआ बट सेंटेंस का ब्रेकेज खत्म हो गया, उसका जो टूटना था वो खत्म हो गया। इन द सेम वे लास्ट वाला भी हम देखें, आई विल नॉट गो टू प्ले टुडे, तो आप इसे भी ऐसे ही लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है, आई विल नॉट गो टू प्ले टुडे बिकॉज, यहां पर बिकॉज लगाकर सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। आई एम वेरी टायर्ड। ये तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप सेंटेंस को कैसे कॉन्ट्रैक्ट और कैसे आप कंटिन्यू करेंगे अपनी टोन को। अब देखो इस सेंटेंस में भी जो एक शब्द आया वो एक्स्ट्रा एक शब्द आया और वो है बिकॉज, ठीक। ऊपर वाले में जितने भी शब्द थे उन सारे वर्ड्स में से एक शब्द ज्यादा हो गया, जबकि यहां पर शब्द कम हो गए और यहां पर एक एक वर्ड ज्यादा हो गया। पर तीनों ही सेंटेंस हमने सिंथेसिस करे। पहला वाला सेंटेंस सिंपल बना दिया, दूसरा वाला कंपाउंड बना दिया और तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो इसमें हम यही 3 सेंटेंस डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स? दीज आर सेंटेंसेस टाइप एंड दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस। इन्हें हम स्ट्रक्चरल सेंटेंस कहते हैं। आ जाइए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के ऊपर, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? इफ यू आर आस्क्ड देन यू विल नॉट टेल or you are not able to tell the exact definition of simple sentence। आप कहेंगे सर अफर्मेटिव, सर सिंपल सेंटेंस मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, सर पास्ट इंडिफिनिट। तो आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल सेंटेंस का मतलब बहुत ही सिंपल है। द सेंटेंस हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड। इस फाइनाइट वर्ब पे ध्यान देना, जहां पर केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, जहां पर केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब एक होनी चाहिए, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? अ वर्ब डिटरमाइंस बाय द सब्जेक्ट्स नंबर एंड द पर्सन। मतलब एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से डिटरमाइन हो जाए। एंड समटाइम इट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के टेंस के हिसाब से कभी कभी वर्ब डिटरमाइन होती है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल लाइक आई गो, ही गोज, शी वेंट, they are going। in all 4 sentences one word is used in a very different form। here you can see go, goes, went and going। 4 वर्ड है, चारों में go वर्ड का यूज तो किया, बट पहले वाले में go है, दूसरे में goes है, फिर went है और going है। कैसे? इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस I लिखा हुआ है तो दिस इज द फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट का पर्सन जो था वो फर्स्ट पर्सन था, इसलिए हमने गो यूज किया। उसी को हमने थर्ड पर्सन में लिखा तो ही का साथ हमने गोज वर्ड यूज किया, जो कि एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। उसके बाद हमने सेंटेंस के टेंस को चेंज कर दिया, पास्ट इंडिफिनिट किया तो वेंट वर्ड आ गया। उसके बाद सेंटेंस के टेंस को फिर चेंज किया, दे आर गोइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो यही वर्ब, ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को बदल लेती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एंड इन
a sentence if a verb comes which is determined by the subject number on the person or sometime the tense of the sentence is called the finite verb. Come to the compound sentence. Compound sentence क्या होता है? The sentence having at least two independent clause. वो sentence जिसमें कम से कम दो independent clause हो उन्हें हम compound sentence कहते हैं. What is independent clause? The clause which does not depend on other to give its meaning. वो क्लॉज जो कि अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड ना करे, that will be called a independent clause. उसे हम independent clause कहेंगे. Sometime it can also be called coordinate clause. उसे हम coordinate clause भी कहते हैं या independent clause कहते हैं. तो जहां पर दो कम से कम कंपाउंड independent clause आएंगी वो सेंटेंस पूरा कंपाउंड होगा. इसके अपने कंजंक्शन होते हैं. Come to the complex sentence. The sentence having at least one principal clause. एक ऐसा सेंटेंस जहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, हेड हो, प्रिंसिपल मींस हेड, और एक सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब उसका हेल्पर, जहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ ईच सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में एग्जांपल लिखा है आई सॉ अ ब्लैक स्नेक. आई सॉ अ ब्लैक स्नेक. यहां पर कुछ मिसिंग है ना? हाँ चलिए ठीक है, ये साथ डायरेक्टली सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं. आई सॉ अ ब्लैक स्नेक. यहां पर देखने वाली बात ये है कि एक सेंटेंस लिखा है, आप कहेंगे सर इसे कैसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे? सिंपल सेंटेंस ऐसे कहेंगे, यहां पर केवल एक वर्ब आई है, ठीक. एक्चुअल में ये सेंटेंस दो थे. आई सॉ अ स्नेक एंड इट वॉज ब्लैक. ये दो सेंटेंस थे, बट इट वॉज ब्लैक में इट और वॉज को हटा करके ब्लैक वर्ड को हमने स्नेक से पहले रखा और वो बन गया आपका उसका एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव को यूज करना किसी भी नाउन से पहले, इट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस की एक मेथड है कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. सेकंड सेंटेंस, बीइंग इल आई डिड नॉट गो टू स्कूल. अब यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट आई है और आई के हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो मतलब ये फाइनाइट हो गई इसके हिसाब से, क्योंकि डिटरमाइन हो रहा है टेंस के हिसाब से. ये बीइंग इल कहां से आ गया? बीइंग इल ये सेंटेंस था आई वॉज इल, फुल स्टॉप, एंड आई डिड नॉट गो टू स्कूल. दो सेंटेंस थे, बट दोनों सेंटेंस में किसी एक वर्ब को रखना ही सिंपल सेंटेंस कहलाएगा. एक वर्ब को आप एलिमिनेट कर देंगे और ऐसी कैटेगरी, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इस तरह की कंडीशन वाले सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे. अंडरस्टूड? फिर बात आती है कंपाउंड सेंटेंस. आई सॉ स्नेक, उसी सेंटेंस को हमने देखो कंपाउंड कैसे बना दिया. आई सॉ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, एंड इट वॉज ब्लैक. अब यहां पर फुल स्टॉप न लगा करके हमने एंड वर्ड का यूज कर दिया और इस वजह से सेंटेंस एक कंटिन्यूएशन में बोला जा सकता है. नाउ वन वर्ड इज मोर. सेंटेंस दो थे, आई सॉ स्नेक फुल स्टॉप, इट वाज ब्लैक फुल स्टॉप. बट इफ यू विल से इट लाइक आई सॉ स्नेक एंड इट वाज ब्लैक, सो इट विल बी स्पोकन इन कंटिन्यूएशन, एक साथ बोला जा सकता है. तो ये कंपाउंड वर्ड, क्योंकि एंड इज अ कंपाउंड सेंटेंस कंजंक्शन. अगेन आई वाज इल सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल. पीछे के एग्जांपल हमने दिए आपको. यहां पर मैं बीमार था, एक सेंटेंस ये है. आई डिड नॉट गो टू, ये भी एक सेंटेंस है. बीच में एक वर्ड यूज कर दिया सो, और ये है इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फिर आप इसे कह सकते हैं वो कंजंक्शन जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है. कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शन अलग नाम से जाने जाते हैं. सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं उनके जो कंजंक्शन होते हैं वो अलग नाम से. कम टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे डेफिनेशन के हिसाब से आई सॉ स्नेक. अब यहां पर लिखा है मैंने एक सांप देखा जो काला था. अब ऊपर तो एंड वह काला था बोला, लेकिन जब ये बोला जाए जो काला था, विच वॉज ब्लैक, तो ये सेंटेंस आपका हो गया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां जो विच वर्ड है विच विल वर्क एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की क्या काम करता है? जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं. आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, यहां पर बिकॉज वर्ड है, बिकॉज इज ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. आई वॉज इल, उसी सेंटेंस को बाद में और इस सेंटेंस को पहले लिख करके हम इसी सेंटेंस को बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स. तो ये सारी चीजें हमें समझना है सिंपल सेंटेंस करते समय या सिंथेसिस करते समय. What is phrase? अगर आप जाहिर सी बात है सिंथेसिस कर रहे होंगे, सो यू मस्ट हैव मेट दिस वर्ड. What is phrase? Phrase क्या होता है? Phrase को समझ लेना है भाई. A group of words having some sense to complete the meaning of the whole sentence is called the phrase, and it is just a part of sentence. It is of three type. तीन तरह के होते हैं और group of words होते हैं having some sense to complete the meaning. सेंटेंस की पूरी मीनिंग के लिए कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. यदि उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हटा दिया जाए तो भी सेंटेंस मीनिंग नहीं आएगी, या केवल उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जाए तो भी सेंटेंस की मीनिंग नहीं आएगी. तो फ्रेज कैन गिव इट्स हाफ मीनिंग. समटाइम
हाफ मीनिंग ही दे सकते हैं, ये पूरी मीनिंग सेंटेंस में रखने पर ही इनकी आएगी। ये तीन तरह से लिखे जा सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। कैसे हो सकते हैं, लेट्स सी। नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। नाउन फ्रेज क्या हो सकता है? जो नाउन का काम करे। द बॉय वांट्स, लड़का चाहता है। व्हाट? समथिंग। समथिंग इज नाउन, समथिंग नाउन है, बिल्कुल सही। बट यहां पर द बॉय वांट्स, फिर से पूछा गया व्हाट? टू गो होम। टू गो होम कम्स विद 3 वर्ड। यहां पर 3 वर्ड्स है बेटा, और 3 वर्ड्स है, इट इज अ ग्रुप। अगर ये ग्रुप है और साथ में नाउन की जगह पर रखा हुआ है, यहां पर ये नाउन था ना बेटा, उसी जगह पर ये रखा हुआ है, इट मींस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड वर्किंग एज अ नाउन। इट मींस इट इज अ नाउन क्लॉज। ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, हो गया। नेक्स्ट, एडजेक्टिव फ्रेज। शुभम वॉज अ वेल्दी मैन। शुभम वॉज अ वेल्दी मैन। हाउ वॉज अ मैन? वेल्दी। वेल्दी इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। बट नीचे शुभम वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ऑफ ग्रेट वेल्थ, पैसे वाला, इसको भी कह सकते हैं। यहां पर भी 3 वर्ड्स हैं एंड दीज 3 वर्ड्स फॉर्म एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है बेटा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस खत्म होने वाला है, सिंपल सेंटेंस की हर एक मेथड को बताएंगे। ऑफ ग्रेट वेल्थ, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए चैनल को, पूरी अपनी तैयारी आप 2024 बोर्ड एग्जाम की कर सकते हैं। आई एश्योर यू, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर आई एम गिविंग द सेशंस, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, all the sessions will be most beneficial to all of you and you will get 90+ marks very easily only studying at this channel. ये मेरी अश्योरिटी है आप सभी को। 3 वर्ड्स हैं तो यहां पर भी ग्रुप है और ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव है, सिंगल है तो वो एडजेक्टिव कहलाया, और अगर ग्रुप में आ रहा है दैट विल बी अ फ्रेज, वो एक फ्रेज है। शुभम कैसा मैन है? अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, पैसे वाला, मतलब धन संपत्ति वाला। द मैजिस्ट्रेट वॉज अ काइंड मैन। अब यहां पर देखो, काइंड, दिस इज ओनली वन वर्ड है, दिस इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। विद अ काइंडली नेचर, काइंडली नेचर, विद अ काइंडली नेचर, सो दिस इज अ फ्रेज। एंड साथ में ये कौन सा काम कर रहा है बेटा? एडजेक्टिव का काम, सो एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक। द चीफ लिव्ड इन अ स्टोन हाउस। कैसा घर है? पत्थर वाला। कैसा घर? स्टोन। स्टोन किसके लिए? हाउस के लिए। बट यहां पर द चीफ लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, पत्थर से बना हुआ। तो यहां पर 3 वर्ड में उसी बात को लिखा गया, सो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, हो गया। नाउ कम टू द एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज देखेंगे। एडवर्ब फ्रेज कहता है राम रैन क्विकली। हाउ डिड राम रन? कैसे भागा? क्विकली। तो क्विकली इसके तरीके को बता रहा है। दिस इज एडवर्ब बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। राम रैन विद ग्रेट स्पीड। विद ग्रेट स्पीड का वही मतलब है जो क्विकली का है। तो हियर द 3 वर्ड एंड हियर ऑल्सो द आंसर ऑफ हाउ वी गेट, हमें यहां से मिलता है हाउ डिड राम रन, राम कैसे भागे। तो वहां पर लिखा है क्विकली, दैट इज सिंगल वर्ड, एंड यहां पर लिखा है विद ग्रेट स्पीड, that forms 3 words and this is the 3 words group and it is called an adverbial phrase or adverb phrase. He answered rudely. This is also one word. It is an adverb. ये एक adverb है, but this word can be written in this form in a very rude manner. Here the single word forms 3 word. यहां पर 3 words हैं and these 3 words form adverbial phrase. ये 3 word adverbial phrase हो गए। He does his work carelessly. Carelessly is an adverb. ये एक adverb है बेटा. But here without any care. Same thing is written but with 3 words and the 3 words known to be as phrase. And which phrase? It is adverb phrase. Understood? Chal. Let's move on to something which you must need to know. You must need to know. What is clause? फ्रेज के बाद आपके बुक में दिया होता है क्लॉज। जब भी आप 12th क्लास की बुक पढ़ेंगे या फिर एनी कॉम्पिटेटिव बुक इफ यू आर हैविंग, सो यू मस्ट हैव रेड दिस वर्ड। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या है? इन द सेम वे, फ्रेज 3 तरह के होते हैं। इन द सेम वे यू विल सी एज अ फ्रेज वर्क, सो अ क्लॉज, फ्रेज जो काम कर रहा है वही क्लॉज भी करता है। बट यहां पर फ्रेज और क्लॉज में एक फंडामेंटल से डिफरेंस है। Phrase does not have a group of subject and verb, but a clause always have a group of subject and verb in itself. अपने आप में ही एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलकर एक ग्रुप बनता है
और वो ग्रुप पूरा क्लॉज कहलाता है। इवन दो दैट इज अ ग्रुप, वो ग्रुप हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा सेंटेंस हो। सेंटेंस की डेफिनेशन, पहले फ्रेज क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ ले। अब क्लॉज ऑलवेज हैज अ सब्जेक्ट, क्लॉज में एक हमेशा सब्जेक्ट होगा एंड वन वर्ब, और एक वर्ब होगी, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बिग सेंटेंस, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बिग सेंटेंस। एक क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब आई, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब भी है, एंड फुल्ली जब वो उसे ऐड किया गया तो पूरा का पूरा एक बड़ा सेंटेंस बना। और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, वो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। सिंपल सेंटेंस में कभी भी क्लॉज नहीं होते, ठीक। अ क्लॉज में हैव अ कंप्लीट सेंस, क्लॉज में कंप्लीट सेंस हो सकता है, और मे नॉट, और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। सो अ सेंटेंस कैन ऑलवेज बी कॉल्ड अ क्लॉज, एक सेंटेंस को हमेशा क्लॉज कहा जा सकता है, बट अ क्लॉज कैन ऑलवेज नॉट बी अ सेंटेंस, लेकिन क्लॉज हमेशा सेंटेंस नहीं होगा। आपने सुना होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अगर हम कह सकते हैं कि विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, तो कंप्लीट सेंस में इसका मतलब यही हुआ ना कि सब्जेक्ट होनी चाहिए उसमें, और कम से कम वर्ब होनी चाहिए, देन इट विल बी अ सेंटेंस, तभी तो एक सेंटेंस बनेगा। उसके अलावा सिर्फ वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है। अगर हम गो कहें इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, अगर हम फुल स्टॉप लगा दें इट इज एन इंपरेटिव। तो वर्ब का होना जरूरी है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। एंड मोर ओवर, अगर हम केवल वर्ब की ही बात करें तो वर्ब से ही सेंटेंस बनता है, ये बात ध्यान रहे। एक क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे, अगर एक क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर हमेशा याद रखिएगा कि वो क्लॉज किसी दूसरे बड़े सेंटेंस का पार्ट होगा, ठीक। एक सेंटेंस हमेशा एक क्लॉज तो कहलाया जा सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होती, क्योंकि क्लॉज मेनली दो तरह से डिवाइड अप कर सकते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आते हैं तीन और क्लॉजेस, वो तीन तरह से काम करते हैं। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा तो वो क्लॉज अपना मीनिंग नहीं दे सकता, बट कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो अपनी मीनिंग दे सकता है। इट मींस हाफ क्लॉजेस आर सेंटेंसेस, हाफ क्लॉजेस आर नॉट सेंटेंसेस। कुछ क्लॉज या सम क्लॉजेस सेंटेंस हो सकती हैं, कुछ क्लॉज नहीं हो सकती हैं। जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे उसके अंदर ये तीन क्लॉज आती हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब व्हिच कैन नॉट गिव इट द मीनिंग, जो अपनी मीनिंग्स ना दे। तो उसके अंदर किस तरह से क्लॉज आ सकती है, वो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो सकती है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिटरमाइन। A noun clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and does not work of a noun, does the work of a noun, और वो एक नाउन का कार्य करेगा। Like I expect to get a prize, मैं उम्मीद करता हूं क्या करने की, to get a prize, पुरस्कार पाने की। Here it is a group of word and it is put at the place of object, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, so what come at the object's place? नाउन, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो नाउन की जगह ऑब्जेक्ट लिखा गया है, मतलब ऑब्जेक्ट नाउन के प्लेस पर लिखा गया है ना, क्योंकि ये नाउन का प्लेस है। तो अगर हम देखें आई एक्सपेक्ट के बाद यहां से पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है, इसमें कंप्लीट एक सब्जेक्ट भी आया और एक वर्ब भी आई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आई शैल गेट अ प्राइज, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, जबकि ऊपर केवल फ्रेज है। तो ये नाउन फ्रेज हुआ और ये क्लॉज हुआ। और कौन सा, ये नाउन क्लॉज है बेटा, और ये नाउन फ्रेज है, ठीक। नेक्स्ट, an adjective clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adjective, और ये adjective का काम करेगा। Let's see, the umbrella with a broken handle is mine, the umbrella with a broken handle, with a broken handle। अब यहां पर जो ये वर्ड आ रहा है with a broken handle, एक अम्ब्रेला, तो ये जो पूरा फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों, क्योंकि वो अम्ब्रेला जिसका हैंडल टूटा हुआ है। तो अम्ब्रेला के बारे में, इट इज अबाउट अम्ब्रेला, एंड अम्ब्रेला इज अ नाउन, नाउन के लिए जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव। बट यहां पर देखो द अम्ब्रेला व्हिच हैज अ ब्रोकन हैंडल, यहां पर पूरा का पूरा सेंटेंस है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट और व्हाटएवर द कॉम्प्लीमेंट। सो व्हिच हैज अ ब्रोकन हैंडल, ये कंप्लीट सेंटेंस है, और ये सेंटेंस पूरा अम्ब्रेला के लिए, जबकि यहां पर ये पूरा फ्रेज अम्ब्रेला के लिए। तो दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज एंड दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। एक सेंटेंस ये द अम्ब्रेला इज माइन, अलग अलग लिखा हुआ क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज में हमेशा
एडजेक्टिव क्लॉज में हमेशा उस क्लॉज को उस नाउन के जस्ट बाद रखते हैं जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। तो ये अम्ब्रेला के लिए था, तो अम्ब्रेला के बाद रखा गया, उसके बाद हमने आगे की वर्ब लिखी। एडवर्ब क्लॉज कैसे पहचानेंगे? एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एक एडवर्ब का काम करेगा। लेट्स सी, दे रेस्टेड एट सनसेट। सनसेट, सनसेट व्हाट डज इट टेल? क्या बताता है? इट टेल्स द टाइम, एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या मतलब हुआ? उन्होंने आराम किया। कब आराम किया? एट सनसेट। तो सनसेट वर्ड जो है ये टाइम को बता रहा है। इट मींस दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। एट सनसेट का मतलब यही हुआ ना कि जब शाम हो गई। सनसेट का मतलब ये हुआ ना सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त होने पर उन्होंने आराम किया। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, उन्होंने तब आराम किया जब शाम हो गई। तो यहां पर उसी वर्ड को हटा करके पूरा सेंटेंस व्हेन इवनिंग केम, यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब, द होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द क्लॉज एंड दिस इज एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज मतलब एडवर्ब वाली क्लॉज। ठीक हो गई है, ये क्लॉज थे। नाउ कम टू मोर अबाउट सिंथेसिस एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहां से हम लोग सिंथेसिस सेंटेंस करने वाले हैं। एंड द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस एंड देयर आर अराउंड 8 मेथड्स टू फॉर्म वन सिंपल सेंटेंस फ्रॉम 2 और 3 सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस का स्टार्टिंग यहां से होती है। यूज ऑफ पार्टिसिपल सबसे पहले। देयर आर अराउंड 8 मेथड्स, 8 तरीके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके। बाकी के 5 मिनट में आप समझ लेंगे, बट इफ यू cannot understand the first one, the second one, the third method or the first method, so it is useless to stay here. तो इसको बहुत ध्यान से आराम से समझिएगा कि हमें सिंपल सेंटेंस में कैसे सिंपल सेंटेंस बनाने हैं एंड व्हाई डू वी नीड, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत है। चलिए देखेंगे। यूज ऑफ पार्टिसिपल। सो फॉर योर कन्वीनियंस I just wrote some words so that you could understand in Hindi and then translate in your language. आप अपनी भाषा में ही समझ सकें। यूज ऑफ पार्टिसिपल का मतलब, पार्टिसिपल क्या है पहले तो ये समझ लें, उसके बाद हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह होता है, एडजेक्टिव की भांति होता है। ठीक है। 3 तरह के प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जनरली यहां पर जो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, और अगर उसे पैसिव में लिखा जाए तो बीइंग प्लस V3 विच इज कॉल्ड अ पैसिव पार्टिसिपल। तो ये पैसिव हो गया। बट दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। दीज 2 फॉर्म्स बिलोंग टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, सिंपल पार्टिसिपल मत कहना। सिंपल इन्फिनिटिव होता है, बट इट इज सिंपल, नॉट सिंपल, इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। Then comes past participle. Past participle is directly adjective. ये भी एक adjective ही होता है बेटा। ये डायरेक्टली थर्ड फॉर्म होती है जो कि किसी भी नाउन के पहले रख दी जाती है, बहुत आसानी से समझना। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 एक्टिव फॉर्म में, और अगर इसी को पैसिव में लिखा जाए तो हैविंग बीन प्लस V3, ये पैसिव फॉर्म में। ये दोनों मिलकर के परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। इट इज कॉल्ड परफेक्ट एंड देन पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग हमें V1 में आईएनजी तो लगाना ही लगाना है, लेकिन अब चूंकि ये पार्टिसिपल परफेक्ट को कहा जाता है तो इसमें हमें हैव लगाना है, और हैव के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो हैविंग लिख देंगे एंड देन यहां पर आईएनजी ये होगी। हैव के साथ अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो हैविंग लिखा जाएगा, और हैविंग के बाद V3 आती है तो V3 लिखेंगे। तो हैविंग V3 मिल करके ये एक्टिव फॉर्म में परफेक्ट पार्टिसिपल लिखा जाता है, और हैविंग बीन V3 ये पैसिव लिखा जाता है उसी एक्टिव वॉइस का, जैसे कि ये। अब आप कहेंगे सर हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है और कैसे यूज करना है। When we will do some example, then you understand what is the exact meaning or use of these participle in our sentences. सेंटेंस बहुत आसानी से आप कर पाएंगे अगर आप ये समझ गए। बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेशन बच्चे इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि हमें कौन से सब्जेक्ट को लिखना है, कौन से वर्ब को लिखना है। एंड दैट इज द ओनली फेल्योर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड दे कैन नॉट राइट। अब देखते हैं क्या है। हमारे कुछ सेंटेंसेस में कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे ता, ती, ते हुए, कर, ने के बाद, करके, इस तरह के कुछ शब्द आएंगे। और ऐसे शब्द जो मिल करके लिखे, मिला करके लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम पार्टिसिपल, समटाइम वी चेंज इनटू इन्फिनिटिव, इन्हीं शब्दों को हम इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो उसकी पहली कंडीशन होती है वेयर वी कैन यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने ऑलरेडी सब एग्जांपल्स लिखे हुए ताकि आप आसानी से समझ लें, और उसके बाद हम मिलाकर लिखेंगे।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करने की, प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करने की, प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करने की पहली कंडीशन है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज कहां कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में। अब आप कहेंगे सर क्यों कर रहे हैं? करना इसलिए है बच्चा, when you are asked to make simple sentence, जब आपसे कहा जाएगा एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, if you are not even asked, when you write two sentences in short form, then you need to write simple sentences. जब आप अपनी दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस लिखना चाहेंगे, देयर यू शुड नो हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू रीड इन अ शॉर्ट वे, इन ब्रीफ, कैसे छोटे वे में या छोटे तरीके में कम शब्दों का प्रयोग करके हम दो बातें एक साथ कह लें। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू नो हाउ टू राइट सिंपल सेंटेंसेस। इसीलिए हमें जरूरी होता है कि सिंपल सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस बनाने में सबसे पहला तरीका होता है यू शुड यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, past participle या perfect participle. Then you can also use infinitive of different types, then absolute, nominative, absolute, then common verb, common adverb. ये सारी चीजें आप नहीं जानेंगे, then you will keep speaking like a child. एक बच्चे के तरीके से बोलते रहेंगे अपने sentences को, और आपकी जो राइटिंग होगी एग्जाम में जब आप लिख रहे होंगे, so it will seem to be very boring. वो आपकी राइटिंग बहुत ही बोरिंग दिखाई देगी। इस वजह से हमें जरूरी है समझना। अब जैसे सेंटेंस लिखा है, वह किताब पढ़ता है, वह गाने सुनता है। Here two sentences written together, दो सेंटेंस लिखे एक साथ। तो उसका एक की इंग्लिश ही रीड्स अ बुक एंड ही लिसन्स टू अ सॉन्ग, बिल्कुल सही है। अब दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है। इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है, बट यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करने के लिए हमें यह देखना है whether the two actions are taking place simultaneously, simultaneously मतलब taking together at the same time, एक समय में ही हो रहे हैं दोनों काम। यस, वह किताब पढ़ रहा है, वह गाने सुन रहा है। हो सकता है किताब मुंह से पढ़ा जाता है और कानों से जो है गाने सुने जाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है बोथ द एक्शंस कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, दोनों एक्शन एक समय पे हो सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों एक्शंस को एक साथ लिखने के लिए हमें एक वर्ब, कम से कम एक वर्ब हटानी है। ये सिंपल बना रहे इसलिए हटानी है। आप इसे कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वहां हटाने की जरूरत नहीं है, बट आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और अगर सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स तो उसे आपको कम करना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब अगर हम कहें ही रीड्स अ बुक, ही लिसन टू अ सॉन्ग, आपके हिसाब से क्या लिखा जाए कि दोनों में से कोई एक वर्ब रहे और एक वर्ब पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाए। क्या आप ये लिख सकते हैं किताब पढ़ते पढ़ते या किताब पढ़ते हुए वह गाने सुनता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं वह गाने सुनते हुए किताब पढ़ता है, वह गाने सुनते हुए किताब पढ़ता है, वह पढ़ते हुए, वह पढ़ते हुए, वह किताब पढ़ते हुए, है ना, वह किताब पढ़ते हुए गाने सुनता है। ये लिखोगे तब ये पूरा सेंटेंस है, वह किताब पढ़ते हुए गाने सुनता है। अब देखो इस पूरे वाक्य में केवल सब्जेक्ट भी एक आया वह, और पूरे वाक्य में एक ही मेन वर्ब आई सुनता है। ठीक, बाकी किताब पढ़ते हुए। अब जरा इस ध्यान से इस वर्ड को देखो, पढ़ते हुए, पढ़ते हुए। अब यहां पर ते हुए शब्द, अभी पीछे हमने बताया कि ऐसे कुछ शब्द होंगे जहां पर ते हुए शब्द आ जाएगा। जहां पर भी ये शब्द आ जाए बस उन्हीं शब्दों को आप कन्वर्ट कर दीजिए पार्टिसिपल में। किताब पढ़ते हुए गाने सुनता है, तो अब आप लिख सकते हैं रीडिंग अ बुक। आप सेंटेंस यहां से स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपल से, रीडिंग, इस वर्ड को आपने पार्टिसिपल बनाया, रीडिंग अ बुक, कॉमा लगाइए, पहला सेंटेंस जो है पूरा पार्टिसिपल कन्वर्ट हो गया। ही लिसन टू अ सॉन्ग, मेन सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब लिसन, उसके बाद टू अ सॉन्ग, और यहां पर जो रीडिंग अ बुक है ये कन्वर्ट हो गया आपका पार्टिसिपल में। अब आप देख पा रहे होंगे एक शब्द कम से कम खत्म हो गया। ही रीड्स अ बुक, ही लिसन टू अ सॉन्ग, ही लिसन टू अ सॉन्ग तो पूरा रखा, लेकिन रीडिंग अ बुक अगर आप कहें तो इसमें ही वर्ड हटा दिया, और इस तरीके से आपका सेंटेंस भी छोटा हो गया। नाउ इट हैज बिकम सिंपल सेंटेंस। रोहन मुझे देख रहा था, वह मुस्कुरा रहा था, वह देखते हुए मुझे मुस्कुरा रहा था, या मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। दोनों ही बात कह सकते हैं। रोहन वॉज सीइंग मी एंड ही वॉज स्माइलिंग, या तो आप कह लीजिए सीइंग मी, मुझे देखते हुए रोहन वॉज
स्माइलिंग। आप कहेंगे सर रोहन यहां पर कैसे आ गया, यहां पर तो ही लिखा, ही किसके लिए लिखा, रोहन के लिए। किसी भी सेंटेंस में जब कभी भी नाउन लिखना हो, दो वर्ड हो और एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हो, सो फाइंड द नाउन। वहां पर जो नाउन होगा बेटा वो पहली बार लिखा जाएगा, कभी भी प्रोनाउन फर्स्ट टाइम नहीं लिखा जाता। सेकंड टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द सेम वर्ड देन यू कैन चूज एनी सुटेबल प्रोनाउन, तो उसके लिए प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम आपको वहां पर प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है। तो अब यहां पर देखिए सीइंग मी, मुझे देखते हुए, रोहन वाज स्माइलिंग। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ द एक्शन कैन टेक प्लेस। यहां पर दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप क्या कह सकते हैं, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, रोहन वॉज सीइंग, मुझे देख रहा था, बात वही है, रोहन वॉज सीइंग मी, बोथ कैन गिव द सेम मीनिंग। सेकेंड कंडीशन, वन एक्शन टेक प्लेस फॉर अनदर, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन के लिए हो रहा हो तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मोबाइल उठाया और मैंने अपने दोस्त से बात करी, आई पिक्ड अप द मोबाइल, आई टॉक टू माई फ्रेंड। बात करने के लिए यही काम किया गया, जी हाँ बिल्कुल। क्या तुमने पेन उठाया, क्या तुमने लिखना शुरू किया, लिखने के लिए ही पेन उठाया गया, बिल्कुल। तो ये काम इसके लिए और ये काम इसके लिए किया गया। सो देयर we can also use present participle to form simple sentence. I picked up the pen and I talked to my friend. अब यहां पर हमें पार्टिसिपल कौन सा बनाना, जो काम पहले हुआ हो और बाद में जो काम हुआ हो। तो जो काम पहले हुआ हो उसको आप पार्टिसिपल कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिखेंगे पिकिंग अप द मोबाइल, पिकिंग अप द मोबाइल, मोबाइल उठा करके, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से बात करी। अब यहां पर हिंदी देखो, पिकिंग अप द मोबाइल, मोबाइल उठा कर, मोबाइल उठा कर। अब देखो कर शब्द आया इस वर्ब में, हमने आपको बताया था कर शब्द आएगा, किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा। आ गया, क्या तुमने पेन उठाया, अब आप कैसे लिखेंगे, पेन उठाया, did you start writing, did you start writing, क्या तुमने लिखना शुरू किया, कैसे, taking up the pen, taking up the pen, पेन उठा करके, पेन उठाकर, यहां पर कर शब्द आ रहा था तो इसी को हमने पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया। This was the second condition. The third condition, one action takes place just after another. एक ऐसी कंडीशन जहां पर एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, विदाउट डिलेइंग एनी मोमेंट, विदाउट डिले, विदाउट एनी डिले, एक भी सेकंड मिस किए बिना। मैंने आज झाड़ियों में सांप देखा, मैं डर गया। अब कोई सांप को देख करके तुरंत डरेगा या कहेगा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद डरेंगे, नहीं, तुरंत वो डरेगा। तो इस एक्शन के तुरंत बाद ये दूसरा एक्शन हुआ। ऐसी कंडीशन में भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई सॉ स्नेक इन द बुशेस, आई वाज स्केयर्ड। तो अगर आप देखें जो काम पहले हुआ है उसी को आप बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। यहां पर दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बनेंगे, ये काम पहले और बाद में यही हुआ होगा। उस आदमी ने पुलिस का सायरन सुना, वह तुरंत भागने लगा। पुलिस का सायरन पहले सुना जाएगा तभी तो वो भागेगा, तो पहले जो काम हुआ है उसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करिए। अगर आप देखें इसमें तो आप इस वर्ब को आईएनजी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सीइंग अ स्नेक in the bushes, I was scared, I was scared, मैं डर गया। नेक्स्ट, उस आदमी ने पुलिस का सायरन सुना, वह तुरंत भागने लगा। That man heard the siren of police, he got to run immediately, वह तुरंत भागने लगा, वह भाग खड़ा हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, हर्ड वर्ड को आप लिख दीजिए हियरिंग द साइरन ऑफ पुलिस, कॉमा दैट मैन, ये नाउन आया इसलिए आप पहले नाउन लिखेंगे, दैट मैन गॉट टू रन इमीडिएटली। ठीक, ये हो गया। दिस वॉज अ थर्ड कंडीशन ऑफ यूजिंग। वन मोर कंडीशन विच मे बी एन एक्सेप्शन where while is used, जहां पर हमें while word का यूज कर लेना चाहिए। well it is better if we are using while word
वह खेल रहा था, वह गिर गया। अब यहाँ पर दोनों एक्शन एक ऐसे एक्शंस हैं जहां पर दोनों एक्शन एक साथ तो नहीं हो रहे, ना एक एक्शन के लिए दूसरा एक्शन हो रहा, इवन ना एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा, बट ऐसी कंडीशन है वेयर वी कैन यूज वाइल। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे बार बार 2 बार ताता वर्ड आएगा, जैसे वह खेल रहा था वह गिर गया, खेलते खेलते वह गिर गया। आप इसे लिख सकते हैं खेलते खेलते वह गिर गया। और ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, और एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जहां पर भी एक ही वर्ब को 2 बार रिपीट किया जाए तो वहां पर आप वाइल वर्ड का यूज कर लीजिए। वेल वहां पर आप वाइल वर्ड का यूज पीछे भी कर सकते थे, इन देयर आर सम मेनी कंडीशन व्हिच इज नॉट एक्सेप्शनल केस, बट यहां पर कंपलसरी है वाइल वर्ड का यूज करना। अगर आप देखें तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही फेल while playing, वह गिर गया जब खेल रहा था, क्योंकि जब गिरा होगा तब खेल नहीं रहा होगा, और जब खेल रहा होगा तब गिरा नहीं होगा। तो यहां पर वाइल वर्ड का यूज करेंगे और पार्टिसिपल एक वर्ब को बना देंगे। छोटू अपनी मां को याद कर रहा है, वह रो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब रो रहा होगा तब याद नहीं, जब याद कर रहा हो तो रो नहीं रहा होगा। तो अब आप लिख सकते हैं छोटू वॉज वीपिंग, रो रहा था, while remembering his mother, जब अपनी मां को याद कर रहा था, मतलब अपनी मां को याद करते करते छोटू रो रहा था। शालिनी पढ़ती है वह सो जाती है, पढ़ते पढ़ते वह सो जाती है। शालिनी sleeps while reading। सभी को हमने कर दिया कन्वर्ट, किसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, सभी को हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा एक मेन वर्ब में। एक मेन वर्ब है, बाकी पार्टिसिपल आ रहा है, तो यही सिंपल सेंटेंस कहलाता है। दिस वॉज द पार्टिसिपल एंड मोरओवर इट वॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बहुत आसान है, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल या एक एडजेक्टिव की भांति कार्य करेगा डायरेक्टली। प्लेट ढकी हुई थी, मैंने प्लेट उठाई, एक वर्ड होगा जिसका एक एडजेक्टिव, जिसकी एक विशेषता नेक्स्ट सेंटेंस में दी होगी। द प्लेट वॉज कवर्ड एंड आई टुक इट अप। आई टुक व्हाट, इट कौन है, प्लेट। प्लेट कैसी है, कवर्ड, सो आई टुक द कवर्ड प्लेट अप। I took the covered plate up, या फिर आप इसे ऐसे लिख लीजिए I took up the covered plate। मैंने एक कवर्ड प्लेट उठाई। सैनिक जख्मी था, क्या तुमने उसकी मदद करी। सैनिक कैसा था, जख्मी, तो आप कह सकते हैं द सोल्जर वॉज वुंडेड, डिड यू हेल्प मी। सो आप लिखेंगे डिड यू हेल्प, क्या तुमने मदद करी, होम, सोल्जर की। यहां पर हिम का मतलब सोल्जर, और सोल्जर कैसा था, वुंडेड, सो द वुंडेड सोल्जर। ये एक तरह से एडजेक्टिव ही होते। वेल दीज आर ऑल वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे हम कह सकते हैं, ऑल दीज आर V3, ये V3 है। द सोल्जर वॉज वुंडेड का मतलब घायल, और घायल अपने आप से तो हुआ नहीं होगा, किसी गन शॉट की वजह से, किसी नाइफ की वजह से, नाइफ अटैक, या एक जो स्वॉर्ड है उसके अटैक की वजह से उसके घायल हुआ होगा सैनिक। तो इसका मतलब द सोल्जर वॉज वुंडेड, दिखने में ये सिंपल है बट एक्चुअल में ये पैसिव वॉइस ही है। डिड यू हेल्प मी, क्या तुमने उसकी मदद करी। रागिनी ने एक टिफिन देखा, रागिनी सॉ टिफिन, द टिफिन वॉज रैप्ड, हाउ वॉज द टिफिन रैप्ड। रागिनी सॉ a wrapped टिफिन, रागिनी ने एक रैप्ड टिफिन, लपेटा हुआ, बंद हुआ, ठीक। आई एम सॉरी। नेक्स्ट पैसिव वॉइस में है ये सारे सेंटेंस। वह बहुत थका था, ही वॉज टायर्ड।
टायर्ड किसी ना किसी वजह से हुआ होगा ना, बट सिंपली इसे हम कह सकते हैं थका था, दिखने में सिंपल पास्ट है बट एक्चुअली ये पैसिव वॉइस है। ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, तो अब आप इसे क्या लिख सकते, ही वॉज टायर्ड, ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग। तो अब आप इसे इस कंडीशन में इसे आप लिखेंगे बीइंग टायर्ड, इसका मतलब है थकावट होने की वजह से। बीइंग टायर्ड ये एक अलग कंडीशन है सिंपल सेंटेंस बनाने की, जहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को बीइंग के रूप में लिखा जाता है और नेक्स्ट सेंटेंस पूरा कंटिन्यू। बीइंग टायर्ड ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग। ठीक, ये हुआ। यहां पर बीइंग टायर्ड क्यों लिखा गया, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सो जस्ट फोकस ऑन द सेंटेंस, ही वॉज टायर्ड। अब यहां पर जो वॉज टायर्ड है बेटा, इसमें जो वर्ब आ रही है वो वॉज है, और वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसकी मदर है बी, तो हमें पार्टिसिपल बनाना है, तो ये वॉज को वॉजिंग नहीं करेंगे बेटा, ये गलत है, बी को बीइंग कर देंगे, मान करके कि बी है वहां पर और बीइंग कर दिया। इन सच केस बिकॉज इट इज पैसिव, ये पैसिव है, और पैसिव में बीइंग लगाते, हमने शुरुआत में आपको दिखाया था, लगाया था बीइंग वहां पर। ठीक, अध्यापक सुषमा को पढ़ा रहा था, उसने एक सवाल पूछा। अब देखो, द टीचर वॉज टीचिंग सुषमा एंड शी आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब यहां पर उसने जो शब्द है ये लड़की के लिए है, तो अब आप इस सेंटेंस को पैसिव बना रहे हैं, तो अब आप इसको बहुत ध्यान से बनाएंगे पैसिव, क्योंकि यहां सेंटेंस जो लिखा है वो बड़ा अजीब। टीचर ने टीचर सुषमा को पढ़ा रहा था, अब सुषमा ने उसी टाइम सवाल पूछा, तो अब आप इसे क्या बनाएंगे, जो ये पैसिव से एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, और सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब को हटा दिया जाए। द टीचर वॉज टीचिंग सुषमा, शी आस्क्ड अ क्वेश्चन। टीचर सुषमा को पढ़ा रहा था और सुषमा ने फिर पूछा, क्या करेंगे। अगर हम इसका पैसिव, इसका सिंपल सेंटेंस बनाए, तो आप इसे पैसिव में लिखेंगे बीइंग टॉट by the teacher Sushma asked a question। पढ़ाए जाने के कारण सुषमा ने सवाल पूछा, लग रहा है सही, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। बीइंग टॉट बाय द टीचर, पढ़ाए जाने के कारण थोड़ी, पढ़ाए जाने के दौरान। अगर आप इसे इस तरह से बना देंगे तो फिर यहां पर थोड़ा सेंस ही गलत हो जाएगा। बीइंग टॉट बाय द टीचर, के कारण नहीं पूछा बल्कि के दौरान पूछा सुषमा ने, तो अब आप इसे वाइल शब्द का प्रयोग करते हुए बनाए, वाइल शब्द का प्रयोग करके बना सकते हैं आप इसे, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। सुषमा आस्क्ड अ क्वेश्चन, सुषमा ने एक सवाल पूछा, वाइल, जब अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, वाइल बीइंग टॉट बाय द टीचर, टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने के दौरान सुषमा ने एक सवाल पूछा। ठीक, देखो अब दोनों को कंबाइंड रूप में हमने लिखा, अध्यापक के पढ़ाए जाने के दौरान सुषमा ने एक सवाल पूछा, और अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा और अगर वो कर दें, मोड़ दें, तो अध्यापक के पढ़ाते हुए सुषमा ने एक सवाल पूछा, और अध्यापक ने पढ़ाते हुए सुषमा से एक सवाल पूछा। अगर अध्यापक ने पूछा है सवाल तो लिखा जाएगा अध्यापक ने पढ़ाते हुए, अध्यापक ने पढ़ाते हुए सुषमा से एक सवाल पूछा। और अगर सुषमा ने सवाल अध्यापक से पूछा है तो यहां पर इसे पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा, बीइंग टॉट बाय द टीचर। सुषमा ने सवाल पूछा, और कब पूछा, जब उसे पढ़ाया जा रहा था। अध्यापक ने सुषमा से सवाल किया, कब किया, जब वह पढ़ा रहा था। तो अगर हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें तो आप लिख सकते हैं, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, टीचर ने सवाल पूछा, while teaching सुषमा, सुषमा को पढ़ाते हुए उन्होंने एक सवाल पूछा।
तो ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ और ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं यहां पर आप देखें आपके एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप समझ सकें। जैसे आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं आई एम वरीड, आप कहते हैं ना आई एम वरीड, एक्चुअल में समथिंग दैट वरी यू, कोई चीज है जो आपको वरी करती है, और तब आप उसे सिंपल फॉर्मेट में बोल देते हैं आई एम वरीड। तुम चिंतित तो हो, देखो यहां पर चिंतित लिखा है एडजेक्टिव की तरह, है ना, चिंता हुआ, लिखित लिखा हुआ, वापस लिया हुआ या गया, जीता हुआ, तौला हुआ, पानी दिया हुआ, धोया या धुला हुआ, ये सब एडजेक्टिव के काम करते हैं। काम तो एडजेक्टिव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऑल दीज आर द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं। अब रिटन है तो जाहिर सी बात है अगर लिखा गया और रिटन रिकॉर्ड या रिटन लेटर, और रिटन लेटर केम टू मी, रिटन लेटर सेंट टू मी, तो क्या ये सेंटेंस सही है? देखा जाए ये सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि यहां पर जो रिटन लेटर है, लिखा हुआ लेटर, सेंट टू मी, भेजा मुझे, तो रिटन रिकॉर्ड या रिटन लेटर ने मुझे नहीं भेजा बल्कि भेजा गया। यहां पर आप वॉज नहीं लगाएंगे तब तक आप इसे सही नहीं मानेंगे। रिटन लेटर वॉज सेंट टू मी, मुझे भेजा गया, ये सही है। बट यहां पर जो लेटर वर्ड है, ये लेटर कैसा है? रिटन, और रिटन है तो किसी ने तो लिखा होगा, तो हो सकता है somebody wrote the letter, किसी ने लेटर लिखा है। अब जब लिखा है, जब इसका पैसिव बनाया गया तो लिखा गया the letter was written, लेटर लिखा हुआ। अब जब रिटन लिखा गया तो लेटर के एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। रिटन मतलब लेटर लिखा हुआ, लिखा हुआ लेटर का मतलब किसी ने तो लिखा होगा, जिसे हम लिखित कह देते हैं, और इसको थर्ड फॉर्म में हमेशा कहेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप हमेशा यूज करते होंगे एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल वी कैन यूज वेयर वन एक्शन टेक्स प्लेस एंड कंप्लीट्स, एक एक्शन घटित हो और वो पूरा भी हो जाए, और अगर पूरा हो गया वो पूरा एक्शन, तो इसका मतलब है कि हम दूसरा एक्शन तभी करेंगे जब ऐसी कंडीशन हो, व्हेन वन एक्शन फिनिश कंप्लीटली देन द अनदर एक्शन टेक प्लेस, देयर वी कैन यूज परफेक्ट पार्टिसिपल, नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहां प्रेजेंट नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। However, you will find the Hindi words like कर, ते, हुए, ते, ता, ये सारे शब्द आपको वहां मिलेंगे। एक आध वर्ड आपको ऐसा मिलेगा जो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज करने पर हिंदी में आता था, और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करने पर हिंदी में आता था। बट यू शुड बी केयरफुल टू यूज परफेक्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल पर्टिकुलरली इन सेंटेंसेस। लाइक एक्टिव वॉइस में से हैविंग V3 के फॉर्म में एंड पैसिव में हैविंग बीन V3 के फॉर्म में लिखा जाता है। मोहन ने पानी भरा, उसने आराम किया। अब अगर मोहन ने पानी भरा होगा तो ऑफ कोर्स मोहन हैड सम टाइम टू फिल, मोहन मस्ट हैव सम टाइम टू फिल, उसके पास कुछ समय होना चाहिए। एंड व्हेन ही विल फिनिश फिलिंग वाटर देन ही कैन रेस्ट, तभी वो जो है रेस्ट ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति पानी भर रहा है तो पानी भरते भरते तो लेगा नहीं रेस्ट, तो पानी भरने के बाद, पानी भरने के बाद, ने के बाद हमने वहां बताया था, ने के बाद, या पानी भर के, भर कर के उसने आराम किया। तो ऐसी कंडीशन में आप इस पहले वाले सेंटेंस जो कि हो रहा है, आप उसे हैविंग से लिखेंगे, हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल्ड वाटर, मोहन टुक रेस्ट। नेक्स्ट, लेंचो ने एक पत्र भगवान को लिखा, तो पत्र लिखने के बाद उसने मेल बॉक्स में डाल दिया, तभी तो मेल बॉक्स में डाला होगा। तो लेंचो रोट लेटर, तो जाहिर सी बात है लेटर को अगर लिखा नहीं जाएगा तो डाला कैसे जाएगा? पहले हैविंग रिटन, रिटन अ लेटर टू गॉड, कॉमा लगा दीजिए। पत्र लिखने के बाद लेंचो ने उसे ड्रॉप कर दिया। कहां ड्रॉप कर दिया? ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ठीक, इस तरह के सेंटेंस आप परफेक्ट पार्टिसिपल में कर सकते हैं। यूज ऑफ इंफिनिटिव, इंफिनिटिव इज अनदर वे ऑफ फॉर्मिंग सिंपल सेंटेंस।
तो यहां पर 3 इन्फिनेटिव होती है, सिंपल, परफेक्ट एंड जिरेंडियल इन्फिनेटिव। well, आपको जनरली 2 ही समझना है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल इन्फिनेटिव, एंड 2 प्लस हैव प्लस V3 ये होती है परफेक्ट इन्फिनेटिव। जिस तरह से हम हैव में प्लस V3 कर देते हैं आईएनजी लगा करके, जिस तरह से हम पार्टिसिपल में हैव में आईएनजी लगा करके V3 कर देते हैं और इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, उसी तरह देखो हैव का आईएनजी हटाकर इधर टू लगा देते हो, V3 इधर रहता है, तो ये इन्फिनेटिव है, ये पार्टिसिपल है। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ ईच। इन्फिनेटिव का प्रयोग हिंदी में क्रिया में नानी ने लगाकर होता है, और तब वह क्रिया नहीं रहती, अपितु इन्फिनेटिव बन जाती है। नानी ने शब्द है, ये निम्नलिखित 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 सिंपल इन्फिनेटिव, एक्टिव वॉइस में इसे 2 प्लस V1 में और पैसिव वॉइस में 2B प्लस V3 में लिखा जाएगा। पैसिव ऑलवेज V3 लेता है, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेना, 1 और 3 लिखा हुआ है ओनली। 2B इसलिए क्योंकि ये पैसिव है। यहां पर देखो 2 प्लस V1, उदाहरण, ही वॉन्टेड टू बाय सम क्लोथ्स, वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार किया। ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स, वह बाजार कुछ कपड़े खरीदने गया। खरीदने वर्ड आया, मिला करके बोला तो खरीदने वर्ड में ना आया, और अगर ना आया बेटा तो हो गया, बात खत्म। इसको आप 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो कि यहां लिखा है टू बाय। He has some bills and he must pay them, उसके पास कुछ बिल्स है और उसे चुकाना है। He has some bills to be paid, उसके पास कुछ बिल हैं चुकाए जाने के लिए। चुकाने के लिए, चुकाने में ना आया, इसलिए इसको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पैसिव में लिखा गया टू बी पेड। नेक्स्ट एक्टिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव को देखें। एक्टिव वॉइस में टू हैव प्लस V3 और पैसिव में टू हैव बीन प्लस V3। जैसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल करते थे, हैव आईएनजी लगाया, हैविंग बीन प्लस V3, तो ये बीन यहां पर भी है, बस हैविंग का आईएनजी हटा करके हैव में टू लगा दिया जाता है, वही परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा। आईएनजी लगाया, दैट विल बी परफेक्ट पार्टिसिपल। ही टॉप द लिस्ट एंड ही वाज वेरी ग्लैड, उसने लिस्ट में टॉप किया, वह बहुत खुश था, तो टॉप करने के बाद ही खुश होगा। सो ही वॉज वेरी ग्लैड, कब ग्लैड था? टू हैव टॉप द लिस्ट। अगर आप इस सेंटेंस को चाहें तो आप इसे हैविंग टॉप्ड द लिस्ट भी लिख सकते हैं, बोथ विल गिव द सेम मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम होगी, ठीक। उसके बाद सेपरेट, ही हैज बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, पैसिव वॉइस में दिया है, उसको पनिश किया गया उसके टीचर के द्वारा। इट सीम्स सो, ऐसा लग रहा है, तो लिखा गया ही सीम्स, वह लग रहा है, कैसा लग रहा है? टू हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर, उसको अपने टीचर के द्वारा पनिश किया हुआ लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया ही सीम्स टू हैव बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर। जेरेंडियल इन्फिनेटिव इज ऑल्सो लाइक सिंपल इन्फिनेटिव, जो कि सिंपल इन्फिनेटिव है, इसमें भी आप 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर एक हिंदी में एक वर्ड आ जाता है और वो ये है के लिए। अगर हिंदी के किसी वाक्य में के लिए शब्द आ रहा है ने के बाद, तब आप उसे कह सकते हैं वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव है, इवन तो रिटन फॉर्म एकदम सिंपल इन्फिनेटिव की तरह होता है। जो उसका सिंपल फॉर्म है, मतलब रिटन फॉर्म है, वो सिंपल इन्फिनेटिव की तरह, जैसे ही गेव मी अ मैंगो एंड ही आस्क्ड मी टू ईट, उसने मुझे एक आम दिया, उसने मुझे एक मैंगो दिया, ही आस्क्ड मी टू ईट, उसने मुझे खाने को कहा। ही गेव मी अ मैंगो टू ईट, तो उसने मुझे एक आम दिया खाने के लिए, खाने को एक आम नहीं दिया, खाने एक आम नहीं दिया, खाने के लिए एक आम दिया। तो यहां पर जब वर्ड आएगा तो खाने ना तो आया, इसमें के लिए शब्द और आ जाएगा, और जब ये शब्द और ऐड हो जाए तो उसको हम केवल सिंपल इन्फिनेटिव नहीं, उसको हम कहते हैं जेरेंडियल इन्फिनेटिव। अंडरस्टूड? हाँ, समझ गए भाई? समझ गए? चल, बहुत अच्छी बात। आई वेंट टू आगरा, आई वॉन्टेड टू सी द ताज, मैं आगरा गया, मैं ताजमहल देखना चाहता था, तो आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गया, मैं ताजमहल देखने के लिए, यहां पर के लिए आ जाएगा, पर्पस आ रहा है, आगरा गया, ठीक। देखेंगे अब और सेंटेंस, कुछ सेंटेंस करेंगे बच्चा। चलो, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बिल्ड अ हाउस, वह बहुत पुअर है, वह घर नहीं खरीद सकता, तो अब आप इस सेंटेंस को टू का प्रयोग करेंगे, तब आप बनेगा ही इज टू पुअर, और अत्यधिक गरीब है। यहां पर वेरी वर्ड का यूज जो होगा वो कन्वर्ट होगा टू में, तभी आप आगे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ही इज टू पुअर टू बिल्ड अ हाउस, ही इज टू पुअर टू बिल्ड अ हाउस। एग्जाम में, लास्ट ईयर एग्जाम में दिया हुआ है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोले हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सेंटेंस आया हुआ है, इसलिए हमने यहां पर रखा है। ही वांट्स टू अर्न मनी, ही वर्क्स हार्ड,
वह पैसा कमाना चाहता है, वह मेहनत करता है, वह मेहनत करता है, किस लिए? ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, ही इज वेरी ट्रूथफुल, इट कैन नॉट टेल अ लाई। जहां पर भी आगे कैन नॉट, यहां पर वेरी प्लस एडजेक्टिव आए, वहां पर टू वर्ड का यूज जरूर करें, एग्जाम में ध्यान रखें। ही इज टू ट्रूथफुल, ही इज टू ट्रूथफुल टू टेल अ लाई। हो गया, जो ये मीनिंग है वही इसकी मीनिंग है, एक्चुअल में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। I want to get good treatment. I shall admit myself in All India Institute of Medical Science. So I shall admit myself. I shall admit myself in AII, शॉर्ट में लिख रहे हैं MS। मैं एडमिट होऊंगा, क्यों होऊंगा? टू गेट गुड ट्रीटमेंट, अच्छा इलाज पाने के लिए। ठीक, चल आगे बढ़ते। थर्ड, जीरंड। जीरंड क्या है? देखो जीरंड क्या है और नाउन क्या है। यहां पर कह रहा है थर्ड मेथड होता है सिंपल सेंटेंस बनाने का, नाउन या जीरंड के पूर्व, उसके पूर्व प्रीपोजिशन लगा करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और इसमें भी ना नी ने आएगा, जिस तरह से इन्फिनेटिव में आ रहा था उसी तरह इसमें भी ना नी ने आएगा बच्चा। और बस ध्यान देने वाली बात ये सारे सेंटेंस हम आपको ये भी बता दें, किस आप दो सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है वहां पर हम आप एक ही मेथड यूज करें, वहां पर आप 2 मेथड 3 मेथड 4 मेथड का यूज कर सकते हैं इफ पॉसिबल। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन यू कैन फॉर्म एनी इन एनी वे, then you are free to choose any way to form one simple sentence. Here we are just learning how to frame one simple sentence using different methods. यहां पर हमें केवल यह समझना है कि हम कैसे अलग अलग तरीकों से हम उस चीज को सीख सकें, अलग अलग तरीकों से। तो अब आप यहां कुछ सेंटेंस देखेंगे जो कि पार्टिसिपल के हिसाब से भी बन सकते हैं। उससे पहले ये समझ लें कि व्हाट इज जेरंड एंड नाउन। Sometimes we have to put the preposition before the noun, and sometimes the noun is already given in the sentence. Sometimes we have to form from the verb. Verb से हमें form बनाना होता है, कभी कभी वो noun दिया होता है। जैसे कुछ prepositions हैं, देख ले, ये कुछ खास प्रीपोजिशन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, लाइक ऑन, आफ्टर, विद, फॉर, ऑफ, बाय, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, एक्सेप्ट फॉर, वांट ऑफ, स्पाइट ऑफ। इनमें से सारी जो प्रीपोजिशन है एग्जाम में कई बार पूछी गई है, सो आई हैव जस्ट टेकन दोस प्रीपोजिशन व्हिच आर आस्क्ड, व्हिच हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स। तो अब आप कैसे करेंगे, जरा एग्जांपल्स देखेंगे। ही रीच्ड द ऑफिस, वो ऑफिस पहुंचा, ही फाउंड नो क्लर्क, उसे कोई भी क्लर्क नहीं मिला। तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं, तीन तरीके से एक्चुअली, और इनफैक्ट अब तीन तरीके से आप बना सकते हैं। ही रीच द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने पर उसे कोई भी क्लर्क नहीं मिला। अब आप देखें लिखा है ऑन, रीच को लिख दिया रीचिंग, एंड नाउ इट इज जेरंड। आप कहेंगे सर पार्टिसिपल है, नो इट्स नॉट पार्टिसिपल, बिकॉज पार्टिसिपल होगा तो वहां प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जेरंड एक नाउन की तरह कार्य करता है। जेरंड और पार्टिसिपल दोनों में हम आईएनजी लगा सकते हैं, बट वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करेगा। वेयर द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड जेरंड, वेयर इट इज अ पार्टिसिपल। कहां पर वो पार्टिसिपल है, कहां पर वो जेरंड है। जैसे यहां पर ऑन लगा करके रीचिंग लिखा गया, तो ऑन एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले ही आएगी, दूसरे नाउन का रिलेशन बताने या आगे वाले नाउन को कनेक्ट करने के लिए। तो यहां पर ये जेरंड है, क्योंकि जेरंड एक नाउन का कार्य करता है, ये एक नाउन होता है। ठीक, जैसे वॉकिंग। अब वॉकिंग के बाद अगर हम इज लगा दे, इज अ गुड हैबिट, इज अ हैबिट, वॉकिंग एक आदत है। तो अब यहां पर वॉकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आता है। तो जब सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आता है तो यहां पर वॉकिंग वर्ड एक नाउन का कार्य करेगा, है ना। अब आई लॉस्ट माई वॉकिंग स्टिक, आई लॉस्ट माई वॉकिंग स्टिक मतलब वो जिससे टहला जाता है, जिसे लेकर के,
सपोर्टिव स्टिक जो होती है। अब ये स्टिक के पहले आया हुआ है और स्टिक एक नाउन है। नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, और चूंकि एडजेक्टिव नहीं बल्कि वर्ब में आईएनजी लगा के बना तो इसे पार्टिसिपल कहा जाता है। ये पार्टिसिपल है बेटा। क्या है ये? पार्टिसिपल। तो ऑन रीचिंग द ऑफिस, पहुंचने पर शब्द आ रहा है, तो ये जो पर शब्द है बेटा इसी वजह से ऑन लगाया गया और यहां पर इसे कर दिया गया आईएनजी फॉर्म में। ही फाउंड नो कलर्स, तो आपने एक मेन वर्ब को हटा दिया, ये जो मेन वर्ब थी इसे एलिमिनेट कर दिया, एक वर्ब को रखा, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सिंपल अगेन। शी विल गेट फर्स्ट क्लास एंड शी इज श्योर ऑफ इट, वह फर्स्ट क्लास पास होगी, वह इस बारे में उसे इस बारे में यकीन है, इस बारे में उसे इस बारे में यकीन है। तो शी इज श्योर ऑफ के बाद गेटिंग फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास पाने के बारे में यकीन है उसे। तो ऑफ के बाद जो वर्ब आई गेट उसको आपने आईएनजी फॉर्म में लिखा एंड द फर्स्ट क्लास। शी विल गेट अ सन, शी विल बी हैप्पी, उसे एक पुत्र मिलेगा या प्राप्त होगा, वह खुश हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं ऑन गेटिंग अ सन, आप इसे आफ्टर भी लिख सकते हैं, आफ्टर गेटिंग, एक बेटे के बाद, बेटा हो जाने के बाद, आफ्टर गेटिंग अ सन, आप इसे ये भी लिख सकते हैं, तब आप शी विल बी हैप्पी लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो इनमें आपने प्रीपोजिशन का यूज करा है, आप चाहें तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग गॉट अ सन लिख सकते, क्योंकि ये काम पहले ही होगा तब तो वो खुश होगी, शी विल बी हैप्पी, ठीक, वो खुश हो जाएगी। ठीक है, ये थे आपके प्रीपोजिशन लगा करके जिरंड लिखने के तरीके। ये कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। ही वॉज इन बैड हेल्थ एंड ही वॉज अनेबल टू अटेंड द ऑफिस, वह बुरी हेल्थ में है, मतलब उसकी तबीयत खराब है और वो अपना ऑफिस अटेंड नहीं कर पाएगा या नहीं कर सका, या उसने अपना ऑफिस नहीं अटेंड किया, वह बीमार था। इसका मतलब सीधा सीधा यही है, तो आप इसे लिख सकते हैं ड्यू टू से, ड्यू टू बैड हेल्थ, तबीयत खराब होने के कारण, ही वॉज unable to attend office, she will get a son and she will be happy। ये तो आपने एग्जाम्पल में ही देख लिया, कोई मतलब नहीं है। he was in bad health, दोबारा से वही सेंटेंस आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आज का ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, खत्म करते हैं आज के सेशन को, इसे कंटिन्यू करेंगे। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन एंड इफ यू वांट टू हैव अनदर सेशन ऑन द सिंथेसिस, बिकॉज सिंथेसिस इज वेरी लेंथी वन, सो probably we will have another sessions on the same topic. So if you really like, so do comments in the comment section and like the video, and if you are visiting this channel first time, so you must be with us so that we could deliver you the best contents in the whole YouTube. So आज के लिए इतना ही, thank you so much for watching this session, thank you.